Hello everyone. Let's continue from subsection 29 of the section 2 of the Bharatiya Nyaya Samhita. Subsection 29 talks about reason to believe कि विश्वास जो जिस चीज़ पे आप विश्वास करते हैं उसका कुछ ना कुछ कारण तो होगा। हवा में तो आप विश्वास नहीं कर सकते किसी चीज़ को लेके। फॉर एग्जाम्पल आज वहाँ आग लगी होगी, कुछ तो इसका सोर्स रहा होगा कि मैंने कहीं देखा होगा, न्यूज़ पे देखा होगा। अगर नहीं है तो मैं हवा में कैसे बोल सकता हूँ? तो एक बेस होना चाहिए, कोई भी चीज़ मैं बोल रहा हूँ या फिर कोई भी डाउट है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने गैस सिलेंडर ओपन छोड़ दिया था और सामने वाले बैचलर्स कुछ थे, वो वहाँ पर आग लगा रहे थे साइड में। तो हो सकता है कि वो सिलेंडर फट जाए, उस गैस के कॉन्टैक्ट में आके हो सकता है कि वो फट जाए। तो रीज़न टू बिलीव है, कुछ फैक्ट्स हैं उसके बेसिस पे। अब मैं ऐसे नहीं कह सकता कि सिलेंडर बंद है, सब कुछ ओके है, नॉर्मल है और मैं इमेजिन करूँ कि नहीं सिलेंडर तो फट जाएगा घर पे। तो उसके लिए क्या रीज़न है? तो दैट वो रीज़न टू बिलीव उसके लिए यूज़ हो रहा है कि आपके पास कुछ तो रीज़न होगा किसी चीज़ को बिलीव करने के लिए। और इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम यहाँ पे देखेंगे, अ पर्सन इज़ सेड टू हैव रीज़न टू बिलीव अ थिंग इफ ही हैज़ सफिशिएंट कॉज़ टू बिलीव दैट थिंग बट नॉट अदरवाइज़। तो कोई भी चीज़ का होना, किसी भी चीज़ को मानने के लिए एक रीज़न होना चाहिए। वो रीज़न अगर होता है तभी उसको रीज़न टू बिलीव कहा जाएगा, अदरवाइज़ ऐसे नहीं, हवा में कोई बातें नहीं। So that is what subsection 29 is trying to say. Then we have subsection 30 that talks about special law. What is a special law? Special law is that law which is related with a specific topic, a particular topic, which is connected with a particular topic, particular subject. For example, अ, बच्चों के लिए अ, बच्चों के लिए जो स्पेशल एक्ट है, जो स्पेशली बच्चों को कवर करता है कि बच्चों को हैरेस ना किया जाए, बच्चों के साथ कुछ गलत ना हो, स्पेशली गर्ल्स, तो उनके लिए पॉक्सो है। वहीं पर वहीं पर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड और इलेक्ट्रॉनिक क्राइम से रिलेटेड भी है आईटी एक्ट, स्पेशली उसी के लिए है। इसके अलावा for gun and ammunition, what we call that ammunition ना, हथियार वगैरह को, तो आर्म्स हो गए, गोला बारूद वगैरह हो गया, तो उसके लिए वी हैव दैट आर्म्स एक्ट। उसके अलावा ऐसे ही तो सब्जेक्ट वाइज जो लॉ बनाए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पेशल लॉ। देन वी हैव सबसेक्शन 31 वैल्यूएबल सिक्योरिटी। की वैल्यूएबल सिक्योरिटी क्या है? क्या कोई डॉक्यूमेंट है या कोई राइट है या क्या है? तो वैल्यूएबल सिक्योरिटी का मतलब यहाँ पर ये है, मीन्स अ डॉक्यूमेंट, एक ऐसा डॉक्यूमेंट विच इज or purports to be a document whereby any legal right is created, extended, transferred, restricted, extinguished or released। एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके द्वारा किसी को कुछ राइट मिल रहा हो या ट्रांसफ़र हो रहा हो, या किसी का राइट रोका जा रहा हो, या किसी के राइट्स को रिलीज़ किया जा रहा हो। तो वो सारी चीज़ें अगर एक डॉक्यूमेंट पे मेंशन कर दी गई, किसी भी डॉक्यूमेंट पे, और whereby any person acknowledges that he lies under legal liability or has not a certain legal right, और जिससे उस डॉक्यूमेंट से किसी व्यक्ति को ये पता चले कि उसके पास ये लीगल राइट है, या फिर उसे ये पता चले कि उसके पास ये लीगल राइट नहीं है। तो ये सारी चीज़ें किसी डॉक्यूमेंट पे मेंशन करके प्रॉपर्ली साइन वगैरह करके अगर रखा जाए, तो वो होगा वैल्यूएबल सिक्योरिटी। उसकी इम्पोर्टेंस होगी, उसकी वैल्यू होगी उस डॉक्यूमेंट की। सिर्फ़ पॉइंट्स की वैल्यू नहीं होगी और सिर्फ़ साइन की वैल्यू नहीं होगी। जब दोनों का एक मिश्रित सम्मेलन बनता है, उस फैक्चुअल पॉइंट्स का, जिस पे राइट्स क्रिएट हो रहे हों या फिर हटाए जा रहे हों या छीने जा रहे हों, कोई से भी राइट्स, उस डॉक्यूमेंट पे वो राइट्स मेंशन हो, साथ में जो व्यक्ति है उसको कंसेंट दे, कन्फर्मेशन हो, साइन करे बाकायदा, तो वो हो जाएगा एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी। तो वैल्यू जो है उस डॉक्यूमेंट की एज़ अ एज़ एज़ अ एसेट काउंट किया जा सकता है। सो दैट इज़ व्हाट वैल्यूएबल सिक्योरिटी इज़। इसका इलस्ट्रेशन देखें, ए राइट्स हिज नेम ऑन बैक ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज। एक बिल ऑफ एक्सचेंज है, यानी कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके द्वारा कुछ ट्रांज़ैक्शन किया जा सकता है। उसके पीछे जो व्यक्ति है अपना नाम लिख दे। एज़ द इफ़ेक्ट ऑफ दिस एंडोर्समेंट इज़ टू ट्रांसफर द राइट to the bill to any person who may become the lawful holder of it. The endorsement is a valuable security। तो भल अब वो जो बिल ऑफ एक्सचेंज है, भले ही उससे पहले उसमें कोई ऑथेंटिसिटी, कोई इंपॉर्टेंस ना रही हो, लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति उस पे साइन करता है, तो उसकी एक वो वैल्यू हो जाती है,
और जिस व्यक्ति के पास वो बिल ऑफ एक्सचेंज जाएगा, तो वो एक वैल्यू ट्रांसफ़र होगी, क्योंकि उस बिल ऑफ एक्सचेंज में एक वैल्यू इनबिल्ट है, एक वैल्यू समाई हुई है। वो वैल्यू जो दूसरे व्यक्ति को वो बिल ऑफ एक्सचेंज जब दिया जाएगा, तो उस इस व्यक्ति से उस व्यक्ति में ट्रांसफ़र हो जाएगा, उस व्यक्ति को ट्रांसफ़र हो जाएगा। दिस इज़ व्हाट वैल्यूएबल सिक्योरिटी इज़। देन वी हैव सबसेक्शन 32 दैट टॉक्स अबाउट वेसल। व्हाट इज़ वेसल? वेसल मीन्स एनीथिंग मेड फ्रॉम द conveyance by water, anything made for the conveyance by water of human beings or of property. Vessel basically ऐसा वाहन, ऐसी गाड़ी जो पानी के रास्ते से चलती हो, और इसका काम हो या तो इंसानों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, या फिर चीज़ों को, कोई भी प्रॉपर्टी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। वैसा कोई साधन है, वैसे कोई नाव है, वैसा कोई शिप है जो पानी के द्वारा यात्रा करेगा, इंसानों को ले जाएगा या फिर चीज़ों को ले जाएगा, तो दैट विल बी नोन एज वेसल। जनरली वेसल का मतलब शिप या फिर नाव, बोट वगैरह होता है। देन वी हैव सबसेक्शन 33 दैट इज वॉलंटरीली। व्हाट इज वॉलंटरीली? यानी कि इच्छा स्वरूप, इच्छा से, इसका क्या मतलब होगा? इसमें ये कह रहे हैं, अ पर्सन इज सेड टू कॉज एन इफेक्ट वॉलंटरीली। एक व्यक्ति वॉलंटरीली का इफेक्ट क्रिएट कर लेता है जब व्हेन ही कॉजेज इट बाय मीन्स वेयर बाय ही इंटेंडेड टू कॉज इट। जब वो जानबूझकर वो चीज़ करता है जो कि उसे पता है कि वो करने पे ये वाला रिजल्ट आने वाला है। तो वैसा कोई रिजल्ट जिसके बारे में उसे पता है कि वो ऐसा एक्ट करेगा तो ऐसा रिजल्ट आएगा, तो वो वॉलंटरीली किस श्रेणी में आता है। उसके अलावा, और बाय मीन्स विच एट द टाइम ऑफ एम्प्लॉइंग दोज मीन्स ही न्यू or had reason to believing had reason to believe to be likely to cause it। इसके अलावा उसको अगर अंदाज़ा भी होता है कि ऐसा करने से ऐसा कोई एक्ट हो जाएगा, तो भी वॉलंटरीली माना जाता है, माना जाएगा कि जानबूझ के उसने ऐसा किया। इसका इलस्ट्रेशन से समझते हैं कि ए क्या करता है, रात को किसी का स्थायी निवास जो है, किसी का घर है जहाँ पे लोग रहते हैं, एक बड़े से टाउन में, उस घर में ए क्या करता है, उस घर में रात को आग लगा देता है। फॉर द पर्पज़ ऑफ फैसिलिटेटिंग रॉबरी एंड दस कॉज द डेथ ऑफ ए पर्सन। किस लिए? रॉबरी करने के लिए उस घर में आग लगाता है और रात को, और जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, उस घर में एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। हियर ए मे नॉट हैव इंटेंडेड टू कॉज डेथ। यहाँ पर ए भले ही किसी को नहीं मारना चाहता था, एंड मे इवन बी सॉरी दैट डेथ हैज़ बीन कॉज्ड बाय हिज एक्ट। और भले ही वो शर्मिंदा हो, माफ़ी चाहता हो कि उससे एक मर्डर हो गया। इफ़ ही न्यू दैट ही वाज़ लाइकली टू कॉज़ डेथ, लेकिन उसको इसका ज़रा-सा भी अंदाज़ा था कि उसका ऐसा करने से घर में कोई व्यक्ति होगा जो मर सकता है, ही हैज़ कॉज़्ड डेथ वॉलंटरीली, तो ये मान लिया जाएगा कि उसने वो मृत्यु जानबूझ के की है। So this is what voluntarily here wants to try to say, कि सबसे पहला, अगर आपको पता है कि आप कोई स्पेसिफिक एक्ट करने जा रहे हैं और वो एक्ट करने से जो भी रिएक्शन आता है, तो वो तो वॉलंटरी होगा, यानी कि आपने जानबूझ के वो किया। इसके अलावा अगर आप कुछ करने जा रहे हैं और उसका रेप्लिकेशन, आपको ज़रा-सा भी अंदाज़ा है कि उसका रेप्लिकेशन में ऐसी कोई चीज़ हो सकती है और वो चीज़ हो जाती है, तो उसमें भी आपको वॉलंटरी, यानी कि ये माना जाएगा कि आपने अपनी इच्छा से वो चीज़ किया था। ठीक है। देन वी हैव सबसेक्शन 34 दैट इज विल। विल मीन्स एनी टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट। टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट इज वसीयतनामा। सो विल क्या है? विल एक वसीयत है जिससे कोई व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार किसी दूसरे व्यक्ति को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है अपनी। देन वी हैव सबसेक्शन 35 वुमेन। वुमेन मीन्स अ फीमेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज। महिला का मतलब होगा कोई भी स्त्री, किसी भी एज की महिला, किसी भी एज की स्त्री, ठीक है, वो महिला होगी, चाहे वो 16 साल की हो, चाहे 32 साल की हो, चाहे 80 साल की हो, चाहे 105 साल की हो, वो सभी वुमेन की कैटेगरी में फॉल कर जाएंगे। लेकिन वहीं पर देखने वाली बात ये है कि 16 साल की जो लड़की है उसको भी क्या वुमेन कहा जाएगा? तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा स्टार्टिंग में चाइल्ड, ये तो मीन्स एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, कि जो भी व्यक्ति जो 18 साल से कम है, वो चाइल्ड की श्रेणी में आएगा। तो वो जनरल रूल है।
और उसको ओवररूल कर देता है सबसेक्शन 3 जो चाइल्ड की डेफिनेशन देता है। तो 18 साल से जो नीचे है उसको चाइल्ड कह सकते हैं, ठीक है? वहीं पर उसके अलावा जनरली कोई सी भी एज की उसमें लिखा हुआ है कि कोई से भी एज की स्त्री हो उसको महिला ही कहा जाएगा। ऐसा नहीं कि 80 ईयर ओल्ड वुमेन हो गई और 19 ईयर ओल्ड गर्ल हो गई, नहीं, वो सबको वुमेन की ही कैटेगरी में श्रेणी में रखा जाएगा। दिस इज व्हाट सबसेक्शन 35 wants to say, tries to say. Then we have subsection 36, wrongfully gain. Wrongfully gains means gain by unlawful means of property to which the person gaining is not legally entitled to, not entitled, यानी कि गलत तरीके से किसी चीज को पाना, गलत तरीके से वो प्रॉपर्टी गेन करना जिसका लीगल राइट उस व्यक्ति के पास था ही नहीं। यानी कि जैसे चोरी का पैसा हो गया या फिर फ्रॉड से लिया गया पैसा हो गया, तो वो रॉन्गफुल गेन होगा। यानी कि कोई चीज़ ऐसे ले लेना जिसका वो हकदार था ही नहीं, और कानून के रूप से, कानून को ध्यान में रखते हुए वो वैसा नहीं कर सकता था, लेकिन तब भी उसने गैर कानूनी रूप से वो चीज़ की, तो उसको, और वैसा करके उसने कोई सा भी प्रॉपर्टी कुछ भी अपने पास रखा तो वो रॉन्गफुल गेन होगा, यानी कि गलत तरीके से उसने उस चीज को अपने पास रखा। ये तो हो गया रॉन्गफुल गेन। देन वी हैव रॉन्गफुल लॉस इन सबसेक्शन 37। एज पर सबसेक्शन 37, wrongful loss means the loss, वैसा नुकसान by unlawful mean of property to which the person losing it legally entitled। गलत तरीके से किसी को उसकी लीगली इंटाइटल्ड प्रॉपर्टी से नुकसान पहुंचाना। फॉर एग्जांपल ऑनर को प्रॉपर्टी से बाहर निकाल देना, या फिर पैसा उसका पैसा खो देना, ऑनर का पैसा खो देना। तो वो जो ऑनर है उसके साथ रॉन्गफुल लॉस हुआ है, यानी कि गलत तरीके से उसका नुकसान हुआ है। वहीं पर यहाँ पर रॉन्गफुल गेन का मतलब गलत तरीके से उसने कोई चीज़ पाई है, उसने कुछ पाया है, दैट इज wrongful गेन एज पर सबसेक्शन 36। एंड देन एज पर सेक्शन 37 उसने गलत तरीके से कुछ खोया है। किसने खोया है? मालिक खोएगा अगर गलत तरीके से, और कोई दूसरा व्यक्ति है जो पाएगा गलत तरीके से। सो सबसेक्शन 36 गलत तरीके से पाना, एंड सबसेक्शन 37 गलत तरीके से खोना। देन वी हैव सबसेक्शन 38, gaining wrongfully and losing wrongfully। A person is said to gain wrongfully when such person retain wrongfully। एक व्यक्ति गलत तरीके से पाता हुआ, कोई भी चीज़ पाता हुआ तब कहलाया जा सकता है जब वो गलत तरीके से कुछ चीज़ पा ले, कुछ चीज़ अपने पास रख ले। एज वेल एज व्हेन सच पर्सन एक्वायर रॉन्गफुली। इसी के अलावा वो व्यक्ति कुछ अपने पास रख ले कैप्चर करके, तो वो भी रॉन्गफुल तरीके से पाना ही कहा जाएगा। देन अ पर्सन इज सेड टू लॉज wrongfully। वहीं पर गलत तरीके से एक व्यक्ति के द्वारा कुछ गलत तरीके से खोना तब कहा जाएगा व्हेन सच पर्सन इज wrongfully केप्ट आउट ऑफ एनी प्रॉपर्टी। जब उसको उसी की प्रॉपर्टी से, लीगल प्रॉपर्टी से, चाहे मूवेबल हो इमूवेबल हो, उसको दूर रखा जाएगा, उसका उसका राइट उसे नहीं दिया जाएगा, उसका हक उसे नहीं मिलेगा। एज वेल एज व्हेन सच पर्सन इज wrongfully डिप्राइव ऑफ प्रॉपर्टी। और इसी के अलावा उसका प्रॉपर्टी जो है छीन के उससे अलग रखा जाएगा, उसे वंचित रखा जाएगा उस प्रॉपर्टी से, जो ऑनर है, तो वो रॉन्गफुल लॉस की श्रेणी में आएगा। वहीं पर रॉन्गफुल गेन की श्रेणी में कौन आएगा? जो गलत तरीके से किसी चीज़ को पा लेगा। और वहीं पर रॉन्गफुल लॉस की कोई मालिक गलत तरीके से अपनी कोई चीज़ खोज देगा, चाहे मालिक हो या फिर उसका एजेंट हो, कोई भी हो, जिसका वो कर्तव्य था, जिसका वो राइट था उस प्रॉपर्टी पे। Then we have subsection 39, in which words and expression used but not defined in this Sahita but defined in Information Technology Act 2000 and the Bharatiya Nagrik Suraksha Samhita 2023 shall have this meaning respectively assigned to them in that act and Samhita। इसी के अलावा ये कह रहे हैं कि इसी इन सब वर्ड्स के अलावा कुछ वर्ड्स जो हैं वो आईटी एक्ट में भी मेंशन है एज ए डेफिनेशन, और कुछ वर्ड्स भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में भी मेंशन है। तो वहाँ से उस वर्ड के मीनिंग हम देख सकते हैं, वहाँ से हम उसके मीनिंग ले सकते हैं, और उसका मीनिंग हम वैसे ही लेंगे जैसा उसमें लिखा हुआ है, उसके अलावा नहीं। सो दिस इज व्हाट सबसेक्शन 39 इज ट्राइंग टू से। एंड इसी के साथ हमारा सेक्शन 2 जो है वो समाप्त हो जाता है। ये थोड़ा सा लंबा था, बट फाइनली वी हैव सक्सेसफुली
try to understand section 2, that is title as definition of Bharatiya Nyaya Samhita 2023. I hope समझ में आया हो. And we will discuss next section, that is a general explanation in a section 3 in our next video. Up till then, have a good time. Bye bye. Thank you.